हेलो फ्रेंड्स, कैसा हैं सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपके एसएसटी यानी सोशल साइंस की क्लास नंबर फर्स्ट। देखिए, जो आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसमें आपकी सोशल साइंस आती है पूरे 60 नंबर की। बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप लोग इसके अंदर अच्छे नंबर लेकर आ गए तो समझ लो आपका सीटेट बहुत अच्छे से यही पास करा देगी। तो आज इसकी क्लास नंबर फर्स्ट है, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपके सीटेट के अंदर जो आते हैं, लाइक आपका सीडीपी हुआ, ईवीएस हुआ, मैथ्स हुआ, लैंग्वेज हुई या सोशल साइंस हुई या साइंस भी हुआ, उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहा हूं। तो आज आपकी क्लास नंबर फर्स्ट है सोशल साइंस की, वरना बाकी सब्जेक्ट की भी क्लास मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। इस तरीके से आपके एग्जाम तक ये आपकी क्लास चलने वाली है। और पेपर 2 वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, आपका जो सोशल साइंस रहता है बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है 60। यही डिसाइड करता है आपका सीटेट एग्जाम पास होगा या फेल होगा। ठीक है, तो इस 60 नंबर को आपको कहां से लेना है, क्या पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़नी है, और कहां कहां से आपको अपनी तैयारी करनी है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक, जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपकी क्लास चलने वाली है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर यार बिना कहे आप लोग कर दिया करो, ठीक है, मेरी आदत भी नहीं होती है। तो चलिए क्लास की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सभी को गुड इवनिंग, और मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। बाकी उसके अलावा ये मेरे सीटेट के नोट्स है, जिनको आप लोग मेरी वेबसाइट sachinacademy.com से जाकर ले सकते हो। जिन बच्चों का पेपर 2 है, पेपर 2 के साथ साथ उनको पेपर 1 के भी नोट्स मिलेंगे, और आपके सभी सब्जेक्ट मिलते हैं। आपका सीडीपी मिलता है, ईवीएस मिलता है, मैथ्स मिलता है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत लैंग्वेज मिलती है, सोशल साइंस भी मिलता है साथ में। ठीक है, और मैंने तो साइंस भी दे रखा है साथ में, ताकि आगे के एग्जाम के लिए आपको एनसीईआरटी 8 क्लास तक की मिल जाए। तो आपको दोनों पेपर के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे मेरे नोट्स के अंदर। इनके अंदर आपको देखे जो जो चीजें है वो मैंने लिखी भी हुई है। आप लोग सिंपल सा एक काम करना, आप लोग गूगल को ओपन करना। तो जैसे आप लोग गूगल ओपन करोगे उसके बाद गूगल में जाकर लिख देना sachinacademy.com। तो यहां पर मेरी वेबसाइट इस तरीके से खुलकर आ जाएगी। तो आपके सामने देखिए नोट्स आ जाएंगे। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही दिए हुए हैं। यहाँ पर अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन करके इनको आप लोग यहाँ से अपना डाउनलोड कर लेना। साथ में यहाँ पर एक पासवर्ड दिया होगा, उस पासवर्ड से आपके नोट्स ओपन होंगे। ठीक है, इनके अंदर आपको लगभग सारा कंटेंट मिल जाएगा। अगर कोई इनको प्रिंट कराना चाहता है तो प्रिंट भी करा सकता है। ये मैंने जो सोशल साइंस होती है यानी जो एसएसटी होती है उसको प्रिंट कराया। ये सिर्फ एनसीईआरटी प्रिंट है, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो मल्टीपल शिफ्ट में भी आए थे और ऑनलाइन आए थे, तो इनको चाहे तो आप प्रिंट भी करा सकते हो, वरना मोबाइल में बहुत इजीली पढ़ते हैं। आपसे पहले जितने बच्चे पास हुए सब इसी तरीके से पढ़कर पास हुए। तो यहां पर जाकर आप ले सकते हो। अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो, कुछ आपको पूछना है, तो यहां पर व्हाट्सएप का आइकन है, इस पर ओके करके आप लोग इसको कर लेना। ठीक है, और देखिए जितनी भी चीजें होती है ना, मैं आपको एक क्लियर चीज और बता दूं, जो मेरे नोट्स रहते हैं वो खाली मेरी वेबसाइट के ऊपर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी मेरे नोट्स मिले, चाहे फेसबुक पर मिले, चाहे व्हाट्सएप पर मिले, टेलीग्राम पर मिले, या किसी भी और चैनल के नाम से मिले, या मेरे चैनल के नाम से मिले, तो समझो फेक है। क्योंकि मेरे नोट्स या मेरा चैनल सिर्फ एकमात्र यही है, और मेरी वेबसाइट सिर्फ यही है sachinacademy.com। इसके अलावा आपको और कहीं भी जगह कुछ मिलेगा तो समझिए वो फेक है। कोई 100 रुपए में देता है, कोई 150 रुपए में देता है, नाम मेरा लिखा रहता है लेकिन बेचता कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अगर आपको अपना एग्जाम पास करना है, ऑथेंटिक आपको जो रियल नोट्स है वो आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना आपका कंटेंट रहता है मोस्टली वो इन नोट्स के अंदर डाला हुआ है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। एनसीईआरटी किताबों का नोट्स इन नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा, पेपर 2 के लिए 6ठी 7वीं 8वीं की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की किताब आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, तो वो इनके अंदर आपको मिल जाएगा। साथ के साथ पेपर 1 भी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर 2022 तक जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था पिछले साल दिसंबर में मल्टीपल शिफ्ट में, वो सभी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। कुछ नए टॉपिक आए थे, उन नए टॉपिक को भी इनके अंदर ले दिया है। मोस्टली जो आपके नोट्स है वो बाइलिंगुअल है, लेकिन सोशल साइंस बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है। असल में एनसीईआरटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसको मैंने हिंदी में करवाया, लेकिन मेन टर्म्स को इंग्लिश में करवाया। बाकी सब्जेक्ट आपको मोस्टली बाइलिंगुअल मिलेंगे, आसान भाषा में मिलेंगे और फोटो ट्रिक के साथ मिलेंगे। तो ये नोट्स की कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। गूगल पर जाकर सर्च करना sachinacademy.com और यहां से जाकर आप ले सकते हो। इसके अलावा आपको और कहीं से भी मिले तो समझ जाना वो फेक है, आप लोगों का कोई पागल बना देगा। ठीक है, तो इन लोगों से आपको दूर रहना है। अब देखिए, जो सोशल साइंस आपके एग्जाम में आती है वो पूरी आती है 60 नंबर की आती है, और मैंने कहा ना ये आपका डिसाइड करती है आपके एग्जाम का पास होना है और किस तरीके से आपको इसमें परफॉर्म करना है। तो इस 60 में से अपना स्कोर 55 प्लस नंबर लाने के लिए आपको क्या पढ़ना है। और देखिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आप लोग 55 प्लस लेकर भी आ सकते हो। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपको सिर्फ ये चीज पढ़नी है, इसी में से आपका पेपर आना है, तो क्या आप उस चीज को नहीं पढ़ सकते अपने एग्जाम तक? आराम से पढ़ सकते हो, उसके बाद आपका पेपर ही नहीं आता। तो 55 नंबर लाने के लिए देखिए सबसे पहली चीज होती है कंटेंट। तो जो इसमें कंटेंट आता है सोशल साइंस में वो आता है आपका एनसीईआरटी की किताबों में से।
छठी, सातवीं, आठवीं की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी की आप लोग किताब पढ़ लेना। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग एनसीईआरटी की किताबें ले आइए, उन एनसीईआरटी किताबों को पढ़िए, उसमें से अपने नोट्स बनाइए। एक तरीका तो ये है, या फिर जैसे मैंने खुद ही नोट्स बना रखे हैं इस तरीके से, ये सारे एनसीईआरटी का है, खाली सोशल साइंस का ये, तो एक आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। एक चीज और, पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, पेपर सेकंड के लिए तो कोई किताब खैर मिलती नहीं जो ऑथेंटिक है, लेकिन आपको मैं हमेशा सिर्फ एक किताब रिकमेंड कर सकता हूं एनसीईआरटी की, वरना आप मेरे मुंह से कोई भी कितना भी बड़ा पब्लिकेशन हो या मतलब कितनी बढ़िया किताब हो, उससे कंटेंट को मैच कर लेना। सिर्फ आधा मतलब सिर्फ 50% कंटेंट भी अगर मिल जाए तो आप मुझे बता देना। ऐसा आपको ऑल ओवर इंडिया में मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, मैंने लगभग सभी किताबें देखी हुई है। ठीक है, तो आपको पढ़नी है तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, छठी, सातवीं, आठवीं, इनमें से आपका पूरा पेपर आता है जो आपका कंटेंट आता है। इसके अलावा आपको कुछ किताबें नहीं पढ़नी। लोग जीके की किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, एसएससी वाली किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं, नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है छठी, सातवीं, आठवीं की आपको। उसके अलावा दूसरी मेन चीज आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और खासकर जो आपका पिछली बार ऑनलाइन पेपर हुआ था जो मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, देखिए अगर मैं कुछ 3-4 शिफ्ट को छोड़ दूं तो वो आसान आई थी, वरना बाकी जितनी भी शिफ्ट के अंदर आपका सोशल साइंस आया था वो सभी में आपका मॉडरेट लेवल का पूछा गया है। ना तो आसान था और ना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन मीडियम लेवल का पूछा था और बच्चों को बहुत दिक्कत आई थी सोशल साइंस के अंदर। ठीक है, तो आपको दो चीज फॉलो करनी है कंटेंट के लिए, एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए छठी, सातवीं, आठवीं की, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को कर जाओ। इससे बाहर आपको चीज देखने को नहीं मिलेगी आपके एग्जाम के अंदर। तीसरी चीज, एक और चीज होती है आपके एग्जाम में जो पेडागोजी आती है, हालांकि आपके सभी सब्जेक्ट में आपकी पेडागोजी आती है, सेम उसी तरीके से सोशल साइंस में भी आपको पेडागोजी देखने को मिलती है। तो पेडागोजी सबसे आसान चीज है जो मैं अपनी क्लास कराता रहता हूं, इन क्लास से आपकी पेडागोजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो पेडागोजी टेंशन मत ले लेना। तो अपने सचिन सर को अपने एग्जाम तक आप लोग पकड़े रहिए, और बाकी चीजें भी मैं कराता हूं, पेडागोजी के अलावा एनसीईआरटी भी कराता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कराते ही कराता हूं। ठीक है, तो ये क्लासेज आपके एग्जाम तक चलेगी। तो ये काम कर सकते हो आप लोग खुद से, एनसीईआरटी की किताब ला सकते हो, खुद से नोट्स बना सकते हो, खुद से मटेरियल उसमें छाड़ सकते हो। फिर आपको एक अलग से प्रीवियस ईयर की किताब लानी पड़ेगी जिसमें आपके मल्टीपल शिफ्ट में आपके पेपर मिल जाए। मेरे ख्याल से मार्केट में अभी तक नहीं आई है जिसमें दिसंबर वाला पेपर दिया हो, वरना सबसे बढ़िया तरीका है जो मेरे सीटेट के नोट्स है उसके अंदर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो मैंने दोनों ही चीज बता दी, या तो खुद से कर सकते हो या सारा बना बनाया आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बस यही चीज आपको फॉलो करनी है अपने सोशल साइंस के अंदर अपना स्कोर अच्छा करने के लिए। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन आंसर को शेयर करता हूं, ठीक है, और इन क्वेश्चन आंसर का आप लोग साथ के साथ आंसर देना, और आपको पता लगेगा आपके एग्जाम में अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बता दिया सोशल साइंस के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर, बस दो चीज के अलावा कुछ नहीं। दूसरा अपने सचिन सर को पकड़े रहना, ठीक है, ये सब चीज आप लोग कर लेना, वरना नोट्स और प्लस जो मेरी क्लास चली है उनको कर लेना आप लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, साथ के साथ आप लोग भी आंसर देते रहना कि आप लोगों के क्या क्या आंसर है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ठीक। ये इसमें कमेंट क्यों नहीं आते, छुप जाता है बार बार। एक सेकंड रुको, आपके कमेंट कम दिख रहे हैं, एक सेकंड। हाँ अब आइए, देखिए पहला क्वेश्चन जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि टैगोर के रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात हो रही है, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन सा कथन सही है। सीटेट के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपके रविंद्रनाथ टैगोर से। अब देखिए जो एनसीईआरटी की किताबों में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया हुआ है, हालांकि कई फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बताया हुआ है, तो उसी में से किसी ना किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर से जो क्वेश्चन आता है देखिए वो क्या आता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर आप सभी को पता है कहां के रहने वाले थे, कोलकाता के रहने वाले थे। कहां के, कोलकाता के रहने वाले थे। कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर इन्होंने अपना एक स्कूल भी खोला था। कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर इन्होंने अपना एक स्कूल भी खोला था, और उसके अलावा 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना भी की थी। किसकी, शांति निकेतन की भी रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी। हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी इन्होंने लिखा। हमारे देश के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा। देखो हमारे देश का तो आपको पता है जनगण मन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ठीक है। तो ये भी इन्होंने लिखा था। उसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वो किस रचना के लिए मिला था, हालांकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, लेकिन जो सबसे फेमस थी वो थी आपकी गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उसके अलावा इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी थी। ये आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी, ये सम्मान दिया था, ठीक है, अंग्रेज लोग ही ये सम्मान देते थे, लेकिन इसने इस उपाधि को वापस लौटा दिया था इन्होंने। क्यों, जो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था ना, जो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था,
ठीक है, जलियांवाला जो हत्याकांड जो हुआ था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जिसमें हमारे देश के बहुत से लोगों को मार दिया गया था, ठीक, जो आपके अमृतसर के करीब में पड़ता है। तो इस हत्याकांड के बाद इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो वापस लिटा दी थी। ठीक है, ले जाओ अपनी नाइटहुड की उपाधि को। तो कुछ बातें इनसे संबंधित है जो मैंने आपको रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित बताई। अब देखिए, आपके सीटेट के एग्जाम में एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज पूछी जाती है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो शिक्षा के संबंध में ये कहते थे कि बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा दी जाए। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे ज्यादा सीटेट में यही आया है। ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लेना इसके ऊपर कि बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा दी जाए और उनको सृजनात्मकता अधिगम यानी क्रिएटिव लर्निंग के माध्यम से पढ़ाया जाए या उनको सिखाया जाए। सबसे ज्यादा इनमें अभी तक सीटेट में यही क्वेश्चन पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम को सृजनात्मक तरीके से सीखने को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये कहते थे। ठीक, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कला, संगीत और मृत्यु। मृत्यु पर बल, मृत्यु नहीं, नृत्य करो इसे, यानी डांस जो होता है, ये गलत टाइप हो गया। कला, संगीत और नृत्य पर बल देना। ठीक है, तो इसकी भी बात भी कहते थे। उसके अलावा पाश्चात्य सभ्यता, जो वेस्टर्न जो कल्चर होता है, और विज्ञान और तकनीकी आलोचना करते थे। नहीं, इसकी आलोचना इन्होंने नहीं करी। तो सिर्फ आंसर आपका पहला और आंसर दूसरा सही है, यानी पहला ऑप्शन सही है, ए और बी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सारी जानकारी पता है तो आप लोग इजीली उसका आंसर दे सकते हो। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना। क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ सिंपल ये नहीं है कि इन्होंने राष्ट्रीय गान दिया था, नाइटहुड की उपाधि मिली, या किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। शिक्षा के क्षेत्र में इन महान हस्तियों ने क्या क्या काम किए थे, शिक्षा के क्षेत्र में इनके क्या क्या विचार थे, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा गया, ये एनसीईआरटी की किताब में आपको दिया हुआ है। ठीक, आप लोग मेरी बात समझ रहे हो कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और पेपर आना पूरा एनसीईआरटी से, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आना। अगर आपने डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ ली या फिर डिटेल में नोट्स में एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए, उससे बाहर चीज नहीं आएगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि पंचायती राज संस्थानों को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में यानी असेंडिंग क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, चलो देखते हैं पहले नंबर पर क्या होता है। पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। देखिए, पहले नंबर पर होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, जो ग्राम पंचायत सदस्य बनाया जाता है, प्रधान बनाए जाते हैं। तो इन सभी की आपको पता है विशेषताएं क्या होती है, बनने के लिए क्या चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, कम से कम इसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो मनरेगा के अंदर लोगों को काम दिया जाता है, मनरेगा के अंदर, ठीक है, जो लोगों को काम दिया जाता है तो वो किसकी जिम्मेदारी होती है, तो वो जिम्मेदारी होती है आपके ग्राम पंचायत सदस्य की जिम्मेदारी होती है। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था। तो सबसे पहले होती है ग्राम पंचायत, पहले लेवल पर। ग्राम पंचायत के बाद दूसरे ऊपर आता है आपका पंचायत समिति आता है, ब्लॉक ऑफिस आता है, और तीसरे नंबर पर आता है आपका जिला परिषद आता है। ठीक है, जिला परिषद सदस्य भी चुना जाता है, 5 साल के लिए आपका चुना जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो ये बनेगा आपका बी, ए और सी, बी, ए और सी। आंसर आपका थर्ड वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाएगा। इनके बारे में डिटेल में भी पूछ सकता है। तो एनसीईआरटी को मैंने कहा ना डिटेल में आपको पढ़ना है। हालांकि चीजें मैं आपको डिटेल में भी करा रहा हूं, लेकिन आप भी साथ के साथ पढ़ते जाइए, तभी ये एक अच्छा स्कोर आएगा 50 या 55 प्लस का आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित, बहुवैकल्पिक प्रश्न कौन से होते हैं, जैसा आप लोग अपने आंसर दोगे जिसके कई सारे विकल्प होते हैं, तो इन पर आधारित आकलन के विषय में कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो आपको बताना है। चलिए चेक करते हैं कौन सा सही है। जो पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है, उसका विस्तृत प्रयोग संभव है, बिल्कुल सही है, उसका विस्तृत प्रयोग संभव होना चाहिए। दूसरा केवल, अब देखिए मुझे शुरुआत में ही मुझे भाई साहब मिल गए केवल। मैंने कहा हुआ है जो पेडागोजी जब आप सोल्व करोगे और पेडागोजी में अगर आपको ओनली वर्ड दिख जाए तो आपका नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो इस नेगेटिव वर्ड से आपको बिल्कुल बचना है। तो ओनली आपका नेगेटिव होता है, देखते गलत काट देना। ठीक, उसके अलावा भाषाई योग्यता का सीमित आकलन करना चाहिए। देखिए, बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर जब आधारित आकलन करोगे, जब आप लोग अपना पेपर दोगे, आपको एक टिक करना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर, तो भाषा का आपका यूज ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो भाषा योग्यता का सीमित आकलन, विद्यार्थियों में सुधार के लिए सीमित संभावना होती है इसके अंदर, इसमें सीधा अपना आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर सुधार नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, मूल्यांकन में पक्षपात की कम संभावना रहती है। ठीक है, जब इनका मूल्यांकन होता है, आपकी जो कॉपी चेक होती है, उमार चेक होती है, उमार तो होता नहीं, ऑनलाइन होता है, तो उसमें पक्षपात की कम संभावना रहती है बहुवैकल्पिक प्रश्नों के अंदर। तो बेसिकली देखा जाए तो केवल वाले को छोड़कर, बी को छोड़कर, ए सी डी ई आपका आंसर है, ए सी डी ई आंसर है, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि निम्नलिखित सांख्यिकी आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत है जो परियोजना रिपोर्ट, ठीक है, यहां पर बात हो रही है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात हो रही है, तो उसको तैयार करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपको कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, मान लीजिए आपको ये पता करना है हमारे देश के अंदर साक्षरता कितनी है, लिटरेसी कितनी है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसके संबंध में आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आप लोगों के पास डाटा आना चाहिए। वो डाटा आप लोगों को कहां से कलेक्ट करोगे, ये इसने पूछा है। चलिए देखते हैं पहला सोर्स क्या है। पहला सोर्स है राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, पहला सोर्स है भाई स्टेट गवर्नमेंट के जितने स्कूल है वहां जाकर पता कर लो कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, कितने ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स आपका। दूसरा सेंट्रल आपकी गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, सेम उसी तरीके से इनके स्कूल में जाकर पता कर लो अगर आपको साक्षरता के बारे में रिपोर्ट तैयार करनी है। तो दूसरा भी सही है। समाचार पत्रों से आप लोग कोई भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं ले सकते, और आज की डेट में तो मीडिया का इतना बुरा हाल हो चुका है, आप लोग उनसे वैसे भी कुछ नहीं ले सकते ऑथेंटिक, ठीक है। आप सभी को पता है मीडिया का कितना बुरा हाल है। तो समाचार पत्र आपका ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, विकिपीडिया भी आपका ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि वहां से जाकर आप लोग कुछ आंकड़े ले लो। अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है किसी भी टॉपिक से संबंधित, तो सबसे बढ़िया सोर्स आपका स्टेट गवर्नमेंट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है। आंसर आपका ए और बी सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए और बी कहां पर है, केवल ए और बी। अब देखिए यहां मत कह देना कि सर या तो चारों ही केवल आ गए तो ये चारों ही गलत हो गए, नहीं। पेडागोजी में जब आपका केवल आए तो समझिए जब वो आपका आंसर गलत होता है, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट में तो आपको लगाना ही पड़ेगा। चलिए बढ़ते हुए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया मैच दी फॉलोइंग। तो आपको मैच दी फॉलोइंग करना है। चलो भाई करते एक एक करके मैच दी फॉलोइंग। इधर आपको महाद्वीप लिखे हुए हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन जो आपका लिया हुआ है वो महाद्वीप से लिया हुआ है। तो भारत कह रहा हूं, विश्व के जितने भी महाद्वीप है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब एक एक करके देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, नील नदी। कौन सी आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी, नील नदी, जिसकी कितनी दूर वो है, इसकी डिस्टेंस कितना है, 6650 किलोमीटर। बोल क्या रहा हूं मैं, लिख क्या रहा हूं, 6650 किलोमीटर, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है जो आपकी अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका कौन सा है, इसमें पहला ही अफ्रीका है, ठीक है। तो ये आपका मैच था फॉलोइंग पहले इससे हो गया। अगला आपका विश्व की सबसे बड़ी नदी। अब देखो एग्जामिनर ने कैसे फंसाया। अब लंबी में और बड़ी में क्या अंतर बच्चा ढूंढने का, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, अंटार्कटिका में कोई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में इसके बाद कौन सी आपकी जो अमेजन नदी है, जो आपकी अमेजन नदी है, ठीक है। उसके अलावा स्थानीय मानव निवास नहीं है, जहां पर मानव के निवास नहीं है, स्थायी। तो यहां पर जहां पर मानव नहीं रह सकता वो कौन सा है, वो है आपका अंटार्कटिका। इसमें मानव नहीं रह सकता, ठीक है, इसमें आपका मानव नहीं रह सकता। उसके अलावा द्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम है द्वीपीय महाद्वीप। बेसिकली सबसे छोटा महाद्वीप भी आपका ऑस्ट्रेलिया होता है, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है द्वीपीय महाद्वीप। तो ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया महाद्वीप वाले चैप्टर से था, इसलिए आपको सभी महाद्वीप की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें से अपना आंसर लगा देना, आप लोग इतना काम तो कर सकते हो। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, पहले ही आंसर आ गया, ठीक है, फोटो सामने आ गई तो पहले ही आंसर आ गया आपके सामने। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक सेकंड, आज आपके कमेंट भी सही से नहीं दिख रहे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है कि तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण की बात हो रही है, सोइल कंजर्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। इसका सबसे उचित तरीका कौन सा है, जो तटीय प्रदेश होते हैं और शुष्क प्रदेश होते हैं, जैसे हमारे देश के अंदर बात करें, जैसे मान लीजिए राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर जो मृदा संरक्षण का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, खेतों को बचाने का क्या तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है जो खासकर आपके सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, शेल्टर बेल्ट यानी कि रक्षक मेखलाएं। अब देखिए आप लोग सामने आपकी स्क्रीन पर खेत देख रहे हो ना, ये खेत बना हुआ है, और यहां पर आप लोग देख रहे हो ये पेड़ लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हो ना, ये पेड़ लगाए हुए हैं, यहां पर ये लगी हुई कतार से आपको दिख रही है, एक लाइन में पेड़ों की कतार यहां पर ये दिख रही है, ठीक, ये पेड़ों की कतार दिख रही है ना आपको, यहां पर ये दिख रही है। तो बेसिकली जो पवन चलती है, हवा चलती है, उससे बचाव करने के लिए इन पेड़ों को लगाया जाता है ताकि मृदा संरक्षण को उचित तरीके से, प्रभावशाली तरीके से किया जा सके, ठीक है। तो ये होती है आपकी शेल्टर बेल्ट यानी कि रक्षक मेखलाएं, नाम से पता चल रहा है रक्षक, ये पेड़ जो होते हैं रक्षक का काम करते हैं। आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सरकार के विभिन्न अंग, अब कोई सरकार होती है उसके कितने अंग होते हैं, बेसिकली बात करें तो 3 की बात कही गई है आपके एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है।
वो होता है आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग होते हैं। अब देखिए, जो विधायिका होती है, विधायिका में क्या होता है, जो नियम बनाने का काम करती है या फिर जो कानून बनाने का काम करती है, ठीक है, ये होते हैं आपके विधायिका के अंदर। जैसे जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, उनको कौन चुनकर भेजता है, हम लोग चुनकर भेजते हैं। तो नियम कानून बनाने का काम ये इसके अंदर करते हैं। दूसरा होता है कार्यपालिका, जो नियम कानून को लागू कराने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का समूह होता है जो इनको लागू कराने का काम करता है। कौन लागू कराता है इनको, नियम कानून को राष्ट्रपति लागू कराता है, ठीक है। राष्ट्रपति के अलावा आपके राज्यपाल भी आपके लागू कराते हैं। राज्यपाल के अलावा आपका मुख्यमंत्री लागू कराता है। मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन हो जाएंगे बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सचिव हो जाएंगे, सचिव के अलावा अधिकारी हो जाएंगे। तो ये सभी लोग क्या होते हैं, मतलब और भी जितने हैं, ये सभी आपके इन नियम कानून को लागू कराते हैं। और उसके अलावा तीसरे नंबर पर होती है आपकी न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका आप लोग क्या काम करती है, जो डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े होते हैं, तो झगड़ों को निपटाने का काम करती है। डिस्प्यूट को यानी कि झगड़ों को निपटाने का काम करती है। तो झगड़ों को निपटाने का काम कौन करती है, न्यायपालिका। और उसके अलावा हिंसा को कम करने का भी काम कौन करती है, अपराध को कम करने का काम कौन करती है, न्यायपालिका करती है। जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, ये हमारे न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसने पूछा है, तो जो सरकार के 3 अंग है, इनके बीच में शक्ति का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इनके बीच में जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, यानी शक्ति का क्षैतिज वितरण इसको कहा जाता है। जहां पर एक लेवल पर जो सरकार के विभिन्न अंग है वो उनके विभिन्न विभिन्न पावरों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान का प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन, इसको समालोचनात्मक चिंतन भी कहते हैं, इंग्लिश में नाम याद रखना, इसका क्रिटिकल थिंकिंग की बात करता है। अगर आपने एनईपी 2020 पढ़ी हो, मैंने अपने नोट्स में डाली हुई है पूरी, हालांकि वीडियो भी डाली हुई है। तो एनईपी 2020 कहता है बच्चों का जो चिंतन होना चाहिए वो क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है जब बच्चा सही गलत में से खुद डिसीजन लेगा। अब देखिए, मैंने आपसे कह दिया कि सोशल साइंस के अंदर अगर आपको पढ़ना है, अपना स्कोर बहुत बढ़िया लाना है, तो आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर आपको लगाने हैं। बस इन 2 के अलावा आपको कुछ काम नहीं करना, ये 2 चीज आपको करनी है, ठीक है। अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल इंप्लीमेंट कर लेंगे, जो मेरे ऊपर आंख बंद करके यकीन करते हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है, तो पता मैं क्या कहूंगा कि बेटा एक काम करो, आप कहीं से भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आ जाओ, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उनको आप पढ़ो और फिर पैटर्न को देखो आपका पेपर कहां से आ रहा है। तो बच्चा किताब लेकर आएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेगा कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको लिखेगा, टॉपिक को लिखेगा और बाद में निष्कर्ष पर पहुंचेगा यार पेपर तो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो बेसिकली एक बच्चे ने तो सीधा यकीन कर लिया और दूसरा बच्चा मेहनत करके, डिस्कशन करके, वो चर्चाएं करके यकीन कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर बच्चा सही और गलत के बारे में अपना खुद डिसीजन लेता है, दोनों चीजों में से खुद अपना डिसीजन लेके काम करता है। ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग, होती है आलोचनात्मक चिंतन होता है। तो आपको बताना है सामाजिक विज्ञान का कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के लिए अधिक संभावना रखता है। चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट इसने दे दिया, पहला ऑप्शन देखते हैं कि आप क्या सोचते हैं आपके गांव, कस्बे और नगर में हास्यकृत समूह कौन कौन से है। देखिए इन पर चर्चा करें, जहां पर चर्चा करने की बात हो जाएगी, जितनी डिस्कशन होगी, जितना चर्चा होगा, वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग को ज्यादा देखने आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जनसंख्या पिरामिड क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सोशल साइंस के अंदर। पिछले जो ऑनलाइन पेपर हुआ था ना, बहुत बार पूछा गया जो आपका जनसंख्या पिरामिड है, इसको अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इसने कहा जनसंख्या पिरामिड क्या है, इससे किसी देश की जनसंख्या को समझने में क्या सहायता प्राप्त होती है, क्या इसमें डिस्कशन, चर्चा, कोई प्रोजेक्ट काम हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, सीधा आंसर इसका दे दिया जाएगा। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देगा। अगला है गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में अधिकतर चावल क्यों पैदा किए जाते हैं, तो इसका रीजन बता दिया जाएगा, इसलिए पैदा किए जाते हैं। तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं मिलेगा, ये भी आपका गलत हो गया। अगला है कल्पना करें, शुरू में ही आ गया कल्पना, जहां पर कल्पना करना, चर्चा करना, प्रोजेक्ट बनाने की बात आ जाएगी। अब बच्चा खूब सारी अपने माइंड के अंदर कल्पना करेगा कि यार सचिन सर सही कह रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, और दुनिया भर की चीज आपके माइंड के अंदर घूम रही होगी। तो जहां पर कल्पना करने की बात आ जाएगी, वहां पर भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा देखने को मिलेगी।
अगला देखते हैं, मुगल और अंग्रेजी शासन में जमींदारी की भूमिका का परीक्षण करें। तो यहां परीक्षण करने से भी क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, अपने आप बच्चा इसके अंदर देखता है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो ये सभी आपके क्रिटिकल थिंकिंग के एग्जाम्पल होते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन कौन सी अप्रोप्रिएट है? ए, बी गलत हो गया था, सी गलत, ए डी और ई आंसर हो जाएगा फोर्थ। ए डी और ई आंसर आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है जी? ने प्लस वाला कोई पेड नहीं। देखो मैं पेड क्लास तो चलाता नहीं, जितनी भी क्लास रहती है मेरी यूट्यूब पर रहती है, फ्री रहती है। मैं आपको कंटेंट भी बढ़ाता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराता हूँ आपको। तो चाहे तो मैं पेड क्लास करा सकता हूँ, लेकिन पेड क्लास में नहीं कराता। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करा दूंगा तो वो भी आप लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। ठीक है, सही नहीं रहेगा। तो एज ए टीचर मैं आपको दोनों चीज कराता हूँ और कंटेंट आपको बेस्ट देख ही रखा है। तो मैं पेड क्लास नहीं देता। जिन सब्जेक्ट को जब मैं खुद करा सकता हूं, मेरी लेवल से बाहर नहीं है, तो पेड क्लास की जरूरत क्या पड़ेगी? अगर बहुत सारे सब्जेक्ट है तो बात समझ में भी आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल की समझ के विकास में सबसे प्रभावशाली क्रियाकलाप कौन सा है? मतलब बच्चों को ज्योग्राफी के बारे में उसको नॉलेज को बिल्ड करना है कि बच्चा कैसे अपनी नॉलेज को बिल्ड करेगा, भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में कैसे ज्यादा चीज जानेगा। चलिए देखते हैं। स्थानीय पार्क घूमने के लिए साप्ताहिक योजना तैयार करना। आज तक किसी की योजना नहीं हुई, चाहे मेरी हो चाहे आप लोगों की हो। रोजाना स्थानीय पार्क जाने की योजना बनाना। योजना बनाने से भी काम नहीं चलेगा, कितनी योजना बना लो, प्लानिंग कर लो, जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, घूमने नहीं जाओगे, तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना, यानी ओनरशिप देना कि बेटा तू इसका मालिक है, बगीचे का, स्कूल का, और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना। देखिए अगर आपने इनसेप वाली वीडियो देखी भी हो, मैंने उसमें कहा हुआ है जितना बच्चा खुद करके सीखता है, जितने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उतना बच्चा जल्दी चीजें सीखता है। ठीक है, तो आंसर अभी तक आपका थर्ड सही है। विद्यार्थियों से उनके चयन और रुचि के अनुसार विद्यालय के खेल के मैदान को व्यवस्थित करना, ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये मैंने कहा आपसे जनसंख्या पिरामिड वाला क्वेश्चन आ गया। आप लोग जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे नोट्स के अंदर देखना, तो जनसंख्या पिरामिड से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो जनसंख्या पिरामिड होता क्या है, सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसको समझ लीजिए कि क्या होता है ये। ठीक है, कौन सा समझ में नहीं आया? एनसीईआरटी का कौन सा किताब, छठी सातवीं या आठवीं की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। इन वक्तव्यों पर विचार करिए। देखिए पहला है जनसंख्या पिरामिड। पहले जनसंख्या पिरामिड को समझिए, बाद पर इन स्टेटमेंट पर हम लोग विचार करेंगे। ये देखिए जनसंख्या पिरामिड का इसको आप लोग इस तरीके से देख सकते हो फिगर के माध्यम से। ये जनसंख्या पिरामिड का एक फिगर बना हुआ है। इधर तो आपकी पॉपुलेशन दी हुई है, इधर जो आपकी एज दी हुई है, इधर आपकी एज दी हुई है कि ये जन्म से लेके 4 साल तक का बच्चा, 5 साल से 9 साल तक का, 10 से 14 साल तक का, और ये 100 साल प्लस तक का। ये जो ऊपर है ये आपका 100 साल प्लस तक का। जो नीले वाले हैं, नीले वाले मेल है, और जो ये रेड वाले हैं, रेड वाले आपकी फीमेल है। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है, जो नीचे वाली आप लोग पट्टी देख रहे हो, ये जन्म से लेके 4 साल तक के बच्चे हैं। ठीक है, यानी 4 साल तक का बच्चा है। उसके ऊपर जो जनसंख्या ग्रुप है, उसके ये बच्चे होते हैं आपके 5 साल से लेकर 9 साल तक के। अब देखिए जनसंख्या पिरामिड, आपको इसके नाम से पता चल रहा है, एक जनसंख्या का पिरामिड, जिससे आप लोग क्या पता कर सकते हो, हमारे देश के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ये आप लोग इससे पता कर सकते हो। आप लोग ये पता कर सकते हो कि कितने हमारे देश के अंदर वृद्ध लोग हैं, कितने हमारे देश के अंदर युवा लोग हैं, ये आप लोग इससे पता कर सकते हो। हमारे देश के अंदर साक्षरता कितनी है, वो आप लोग इससे पता कर सकते हो। तो जनसंख्या पिरामिड से आप लोग हमारे देश के, आप लोग कह रहा हो, आप लोग किसी भी देश के बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका जनसंख्या पिरामिड होता है। अब इसने कहा है कि जनसंख्या पिरामिड का जो चौड़ा आधार होता है, चौड़ा आधार तो आपका यही वाला है, नीचे वाला। ठीक है, ये जो चौड़ा आधार होता है वो भविष्य में बढ़ती हुई श्रमिक शक्ति का संकेत देता है। बिल्कुल सही कहा इसने। ये जो चौड़ा आधार है, इसका मतलब यहां पर बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिल रही है, और पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिल रही है तो समझ लो श्रम शक्ति का यहां पर क्या हो रहा है, आपको संकेत दे रहा है कि ज्यादातर आपको बच्चे काम करते हुए मिलेंगे। उसके अलावा पहला सही है। अगला है, एक देश की जनसंख्या में बड़ी संख्या में छोटे बच्चों की संख्या होने से देश के लिए श्रम बाजार में आर्थिक लाभ की स्थिति होती है। अब ये थोड़ी है, छोटे बच्चे ज्यादा हो गए तो आर्थिक लाभ हो जाएगा, श्रम शक्ति ज्यादा हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। अगला है जनसंख्या पिरामिड का जो आधार है,
ठीक है, मृत्यु स्तर और शिखर जन्म संख्या को दर्शाता है। गलत। देखिए जो शिखर है इसने कहा जन्म संख्या को दर्शाता है, ये जो शिखर है ये जन्म संख्या को नहीं, ये मृत्यु को दर्शाता है। 100 साल के बाद जब आदमी हो जाएगा तो जन्म थोड़ी लेगा, मर जाएगा वो। और जो जन्म दर को दर्शाता है वो यहां दर्शाता है, जो निचला भाग होता है। ठीक है, तो शिखर वाला इसने उल्टा बोल दिया, शिखर वाला आपका जन्म संख्या को नहीं दर्शाता, मृत्यु दर को आपका दर्शाता है। ठीक है, किसको? मृत्यु स्तर को दर्शाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो आंसर इसमें सिर्फ आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका केवल ए सत्य हो जाएगा आपका। तो आप लोग समझ गए, सिंपल। ये होता है आपका जनसंख्या पिरामिड होता है, और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देता है। ठीक है, और जितने भी देश होते हैं हर देश का अपना जनसंख्या पिरामिड अलग अलग होता है, ये भी बात होती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि एक ऐतिहासिक घटना की समाचार क्लिपिंग का सामाजिक विज्ञान अध्यापन तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए कैसे प्रयोग करें। एक ऐतिहासिक घटना, जैसे अभी तो कौन सा वो ट्विन टावर ध्वस्त हुआ है। ठीक है, ऐतिहासिक इमारत थी, ध्वस्त कर दिया उसको, बम से लगाकर फोड़ दिया। ठीक या फिर मान लीजिए ताजमहल से संबंधित आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तो न्यूज वालों के नीचे क्लिपिंग नहीं आती कुछ कि ताजमहल का रंग पीला हो गया, पीला किस वजह से हो गया। तो इसके जरिए आप लोग बच्चे में तार्किक चिंतन विकसित करना चाहते हो, तो इसको आप कैसे प्रयोग करोगे, इस क्लिपिंग को कैसे प्रयोग करोगे कि भाई ताजमहल का रंग पीला हो गया है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। लेखक के दृष्टिकोण और स्रोत का आकलन करेंगे, बिल्कुल सही बात है। जो लेखक होगा, जिसने लिखा होगा उसके बारे में, जो एंकर होगी, तो उसके जो दृष्टिकोण होगा, पॉइंट ऑफ व्यू होगा, और जो उसके सोर्स होंगे उसका आकलन करेंगे, इससे भी तार्किक चिंतन बढ़ेगा। अगला है घटना के घटित होने के प्रसंग में तर्क प्रस्तुत करोगे कि भाई ऐसा क्यों हो गया, पीला रंग क्यों पड़ गया, ये भी सही है। तर्कों की सत्यता को प्रमाणित भी करोगे, ऐसी बात नहीं है तर्क दिए जाओगे। ठीक है, आजकल हर कोई तर्क देता है, लेकिन उसको प्रमाणित भी करना जरूरी है कि भाई ताजमहल का रंग पीला क्यों पड़ गया। तो ये इससे भी आपका तार्किक चिंतन बढ़ेगा। मुख्य बिंदुओं का सारांश बनाकर प्रस्तुत करोगे, इससे तार्किक चिंतन नहीं बढ़ेगा, सिर्फ मेन पॉइंट का सारांश बना दिया। तो आंसर ए बी सी आंसर आपका सही हो जाएगा, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है महासागरीय धाराओं से जुड़ा हुआ। आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन महासागरीय धारा से आए हुए हैं। महासागरीय धारा आपसे पूछ ली, ठंडी गर्म धारा पूछ ली, गर्म जल धारा पूछ ली, मैं भी कंफ्यूज हो गया ठंडी गर्म में। और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आता है आपका ज्वार भाटा, जो सीटेट के एग्जाम में इनसे संबंधित ज्यादा है। ठीक है, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा किसकी वजह से होता है? महासागरीय धाराओं की वजह से ज्वार भाटा होता है। महीने में 2 बार तो महासागरीय धारा ऊपर नीचे होगी। ठीक है, उसी से आपका ज्वार भाटा आता है। तो ज्वार भाटा का रीजन कौन है? महासागरीय धारा होती है कोई। ठीक, अब इसने कहा है कि नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए इनसे जुड़े हुए, इनके ऊपर विचार करना है और फिर सही लगाना है। चलिए देखते हैं। जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जल धारा मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य पालन यानी मछली पालने का क्षेत्र बन जाता है। जहां ठंडी और गर्मी जलधारा एक साथ मिलेगी तो वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी बन जाती है, उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर मछली पालन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मछलियां होती है वो सांस कैसे लेती है? गलफड़ों से सांस लेती है, वो पानी को अंदर अपने अंदर सोख लेती है। और पानी के अंदर क्या होता है? पानी के अंदर होता है आपका ऑक्सीजन होता है। तो उनके गलफड़े जो होते हैं उन ऑक्सीजन को अपने अंदर क्या कर लेते हैं? समाहित कर लेते हैं। ठीक है, तो मत्स्य पालन के लिए बहुत बढ़िया क्षेत्र रहता है ये। अगला है जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है उस स्थान पर नौ संचालन यानी कि आपका जो नेविगेशन होता है, ठीक है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। अब देखिए जैसे समुद्र के अंदर कोई जहाज जा रहा है या फिर किसको रास्ता पता करना है समुद्र के अंदर, तो जहां पर जल ठंडी और गर्म धारा एक साथ मिल जाएगी वहां पर कुछ पता नहीं चलेगा, रास्ता ही नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें भी प्रॉब्लम फेस होती है। तो इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ए नहीं, ये वाला कौन सा है? ए और बी दोनों ही आपके ठीक है। ठीक है, तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कभी कभी ऐसा होता है बोल कुछ रहा होता है वो लग कुछ हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा समझ लिया करो, ऐसा ऑनलाइन में कभी हो जाता है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन जुड़ा हुआ है आपका जल यानी वाटर से लिया हुआ है। तो जल एक संसाधन के संबंध में 3 स्टेटमेंट नीचे दिए हुए ए बी और सी, तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको सही स्टेटमेंट का आपको चयन करना है। पहला दिया हुआ है कि पृथ्वी पर जल ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, जल को बढ़ाकर दिखा दो और घटा के दिखा जा सकते तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है, ना तो जल को बढ़ाया जा सकता ना घटाया जा सकता।
केवल 2.7% ही पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयुक्त करता है। बिल्कुल सही है, सिर्फ 2.7% को ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये भी सही है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। देखिए, नवीकरणीय संसाधन, एक होते नवीनकरणीय, एक होते अनवीनकरणीय। नवीनकरणीय संसाधन होते हैं जिनका दोबारा से यूज किया जा सकता है, तो जल का आप लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, जल को आप लोग मान लीजिए खेतों में भी बिखेर देंगे, पानी को बिखेर दोगे तो उसका दोबारा से यूज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका जल हो गया, वन हो गया, वन भी क्या है आपका नवीकरणीय संसाधन है। आपकी विंड एयर हो गई, ठीक है, ये वो सॉरी विंड एनर्जी हो गई, ये भी आपका क्या है नवीकरणीय संसाधन है। ठीक, तो ये होते हैं आपके नवीकरणीय संसाधन। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका क्या है, ए बी और सी तीनों ही सही है आपके। ये क्या आ गया, ठीक है, ए बी और सी, यानी ए बी और सी आपका फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मान ले कि आप छात्रों को वेतन दरें तय करना सिखाना चाहते हो कि भाई वेतन इनको इतना मिलना चाहिए, ठीक है, और इस क्रम में मिलना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा अति प्रासंगिक है, कौन सा रिलेवेंट है, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। इसका आंसर तो आप लोग दो खुद से, ठीक है, मैं देखूंगा इसका आंसर कौन सही देगा पेडागोजी के इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको वेतन दरें तय कराना सिखानी है बच्चों को। ठीक है, तो पहला है श्रमिकों से आंकड़े एकत्रित करो। भाई वेतन तभी तो दोगे जो श्रमिक काम करने वाले, उनसे आंकड़ों को आप लोग कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो पहला तो सही है। वेतन पर सरकारी विवरण को देखोगे कि भाई गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कितना वेतन देने की बात कही गई है, न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए, तो इसको भी आप लोग देखोगे। तीसरा, श्रम कानून या फिर जो लेबर कोड्स होते हैं उसको आप लोग जरूर देखोगे कि भाई लेबर से संबंधित कितनी सूचनाएं दी गई है, लेबर के अधिकार क्या क्या दी गई है, उनके वेतन से संबंधित क्या बातें कही गई है, तो इसको भी आप लोग देखोगे। उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण नहीं करेंगे। ठीक है, तो ए बी सी आंसर आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल इसके अंदर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सामने अब आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। आंसर सही दे रहे हो आप लोग। हाँ, 6 to 8 का क्लास हो रहा है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषयों में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। खगोलीय पिंडों की बात करनी है। बेसिकली क्वेश्चन आपका सोलर सिस्टम से लिया हुआ है। ठीक है, और देखिए सोलर सिस्टम बड़ा सदाबहार आपका चैप्टर है। सोशल साइंस में भी आ जाता है, साइंस में भी आता है और ईवीएस में भी आने लग गया अब तो सदाबहार चैप्टर है। इसको मैं कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर अपना। ठीक है, अब देखिए सोलर सिस्टम के बारे में जब खगोलीय पिंड की बात आ रही है तो देखते क्या चीज है। हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वो बहुत दूर है। बिल्कुल सही बात है। जैसे सूरज भी क्या है, एक तारा है। ठीक है, और देखो हमसे कितना दूर है, लेकिन फिर भी हम इसकी क्या है गर्मी को क्या काम करते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन आकाश में ऐसे बहुत ज्यादा असंख्य टिमटिमाते तारे हैं जिनकी गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है, सूरज से भी ज्यादा दूर है। आगे देखते हैं। अर्सा मेजर बेसिकली एक साइंटिफिक नेम है। जो साइंटिफिक नेम है आपका सप्तऋषि को अर्सा मेजर कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, आपका सप्तऋषि को अर्सा मेजर कहा जाता है। क्लास की कोई फीस नहीं है, आपकी क्लास सभी फ्री है। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर बार बार ये मत पूछा करो मैं क्लास नहीं देता। ठीक है, ये आपकी सभी फ्री है। तो अर्सा मेजर क्या है, सप्तऋषि भी कहा जाता है इसका। ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। बिल्कुल गलत, ध्रुव तारा अपना स्थान नहीं बदलता। देखिए अब तो टाइम का जमाना आ गया, आपको टाइम देखना है, रास्ता देखना है तो घड़ी देखिए, कुछ भी देखा। पहले के लोग क्या होते थे, तारों से दिशा का पता लगा लेते थे। मान लीजिए कोई रेगिस्तान में जा रहा है या कहीं समुद्र में भी जा रहा है तो तारों से पता लगा लेते थे कि किस तरफ को जाना है। तो ध्रुव तारा उसमें बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर रहता था। तो ध्रुव तारे से आइडिया लगा लेते थे अपनी स्थिति का। तो अगर ध्रुव तारा ही अपना स्थान बदलता रह जाएगा तो जो यात्री रहेगा, घूमने वाला होगा, रास्ता पता करने वाला होगा, वो तो इधर उधर भटकता मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका गलत है। अगला है, चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। बिल्कुल सही बात है। कभी चंद्रमा पूरा गोल दिख जाएगा और कभी आपका आधा कटा हुआ दिख जाएगा। तो ये भी बात सही है। तो इसमें आपका बी सी डी सही है। आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। नोट्स आपको वेबसाइट पर ही मिलेंगे। ठीक है, कुछ पूछना हो साथ में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि दिए गए कथनों का अध्ययन करो और सही विकल्प का चयन करो। ठीक है,
चलिए देखते हैं। ये वैसे क्वेश्चन तो मैंने लिया नहीं था, मेरे ख्याल से टाइपिंग के अंदर गलती से आ गया, तो चलो देख लेते हैं। हालांकि मैंने इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन लिया था, अब आ गया तो करते हैं। देखिए दिया हुआ है आपको पहला कथन, एक वस्तु की जो उपयोगिता होती है या उसकी जो प्रयोज्यता होती है उसे एक संसाधन बनाती है। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे मैं अपने हाथ में फोन ले रहा हूं, आपके कमेंट चेक कर रहा हूं, या मेरे हाथ में पेन है, तो इसकी उपयोगिता क्या बना रही है? इसको एक रिसोर्स का, एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर रही है। तो पहली बात सही है। संसाधनों का इसमें कारण दिया हुआ है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, इसका भी कुछ ना कुछ मूल्य जरूर होगा। जैसे आप लोग पेट्रोल यूज करते हो जो प्राकृतिक है, उसका भी कुछ ना कुछ यूज जरूर होता है। ठीक है, तो कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता, कुछ फ्री में ही रहते हैं। ठीक, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है। आर से व्याख्या करता है, आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हुए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि गांव में जमीन या फिर भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व कौन होता है? थानेदार नहीं होता, ठीक है। खंड विकास अधिकारी आपका ये भी नहीं होता, पटवारी होता है आपका। ठीक है, कौन होता है? पटवारी होता है, लेखपाल होता है, जो जमीन से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड है उनको अपने पास रखता है। ठीक है, जमीन से जुड़े जितने भी निपटारे होते हैं उनका समाधान करता है। ठीक है, कोई ईमानदारी से करता है, कोई पैसे से करता है। ठीक है, अभी मैं एक का देख रहा था लेखपाल का, तो स्मृति ईरानी ने उनके पास कॉल करा, तो लेखपाल साहब ने कहा क्या, कौन हो आप? मैं तो किसी स्मृति ईरानी को नहीं जानता। उसने कहा अच्छा चलो मुझे नहीं जानते। तो उन्होंने सीडीओ मैडम को फोन दे दिया, तो सीडीओ मैडम ने फोन घुमाया, क्या लेखपाल जी वगैरह, मैं आपको भी नहीं जानता। तो कुछ ऐसे लेखपाल भी हमारे देश के अंदर है। ठीक है, आप इनका क्या कर सकते हैं? तो भूमि को नापने का या उससे संबंधित जो रिकॉर्ड होते हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी होती है? पटवारी की होती है। आप लोग इसकी तैयारी में भी लगे होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। 1905 में बंगाल विभाजन, जो बंग भंग के नाम से भी फेमस है। ठीक है, बंग भंग के भी नाम से फेमस है, उसके संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। देखो 1950 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, और किसने करा था विभाजन? अंग्रेजों ने करा था। अंग्रेजों की कौन सी नीति होती थी? फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों की होती थी। तो उसी के संदर्भ में बंगाल का विभाजन करा था कि जितना फूट डालेंगे और फूट डालने के बाद हमारे देश के जो अलग अलग समुदाय अलग हो जाएंगे, फिर उनके ऊपर हम लोग राज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये था आपका 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अब इसमें सही स्टेटमेंट आपको चुनना है। बंगाल का विभाजन लोगों की बिहार और उड़िया के भागों से अलग करने की इच्छा के कारण हुआ था, बिल्कुल नहीं अंग्रेजों की वजह से हुआ था। ठीक है, अगला है, अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है, सेकंड आंसर से हो जाएगा। यह भारतीयों के हित में प्रशासनिक सुविधा थी, कोई प्रशासनिक सुविधा नहीं थी। सिर्फ आंसर आपका बी सही हो जाएगा, केवल बी सत्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। नीचे आपके क्या है? पेयर्स दी हुए, इनको आपको जोड़ना है। बेसिकली आपको ये आपकी डेट दी हुई है महत्वपूर्ण। ठीक है, इन डेट के बारे में देखिए। पहले दी हुई है इसने आपका उत्तर अयनांत, जो आपका 21 जून को होता है। बिल्कुल सही बात है, जिस दिन जो सूर्य होता है वो अपने पूरे जो उच्चतम पॉइंट होता है वो उत्तर की तरफ होता है। दक्षिण अयनात आपका 22 नवंबर को नहीं, आपका 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, आपका कब होता है? 22 दिसंबर को होता है आपका, जब सूर्य आपका जो पूरा दक्षिण पॉइंट पर रहता है। विषुव आपका 21 मार्च को होता है। तो आंसर आपका ए और सी सही है, ए और सी आंसर सही है, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये डेट ली हुई है ना, ये डेट बेसिकली एनसीईआरटी किताबों में इनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, तो एग्जामिनर ने इस बार डेट उठा के दे दी। अब देखो मैंने सिंपल लिखा एनसीईआरटी को पढ़ जाओ डिटेल में, या फिर जैसा आपको जो नोट्स दे रखे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे, उनको कर जाओ। दोनों में से आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो। इससे बाहर चीज पेपर नहीं आने का। ठीक, चलिए देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आ गया आपका बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सीटेट वालों का बड़ा फेवरेट है, सीबीएसई वालों का। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी एक पंजाबी शैक्षिक संस्था को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है, तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकार का अनुसरण किया जा सकता है? ठीक है, तो कितने मौलिक अधिकार है? कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, हमारे देश के अंदर कितने मौलिक अधिकार है, और ये बताओ पहले कितने मौलिक अधिकार थे, कौन से मौलिक अधिकार को हटा लिया गया था, ये थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं भी आपका चेक करूंगा। ठीक है, तो देखिए कौन से मौलिक अधिकार की बात हो रही है यहां पर कि पंजाबी शैक्षिक संस्था को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दे दी। तो यहां पर बात हो रही है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की बात हो रही है। ठीक है, हर किसी को देश के अंदर अपने समाज को, अपनी संस्कृति को प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी है। ठीक है, तो अगर वो यहां पर कोई भी अपना शैक्षिक संस्था खोलना चाहता है, कोई पंजाबी, तो वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी खोल सकता है, कोलकाता का कहीं भी खोल सकता है। ठीक है, तो किसी को भी रोक टोक बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, आप लोग अपने
अपने समाज का, संस्कृति का, शिक्षा का कहीं भी प्रचार कर सकते हो हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो ये आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार से आपका संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, इसलिए मौलिक अधिकार सभी को आप लोग कर लेना। जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार आपके स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है, जो आपका शिक्षा का अधिकार होता है। ठीक है, उसी के अलावा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, ठीक है, समानता का अधिकार हो जाएगा। तो ये सभी मौलिक अधिकार आपको पढ़ने, कोई ना कोई एग्जामिनर एक आपसे पूछ लेगा। ठीक, कभी अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ये आपके सीटेट में पूछा गया था कि बिहार के जो कुछ लोग हैं वो महाराष्ट्र में जाके काम करना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ लोग बिहार के लोगों को काम नहीं करना देते, तो यहां पर वो बिहार के या उन लोगों के किन अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बिल्कुल सही बात है यार, ठीक है, हर किसी का कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। ठीक, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। हमारी इच्छा क्या है यार, जॉब मिल जाए, और उसके बाद लालसा क्या है यार, जॉब मिलने के बाद अच्छी सी शादी हो जाए, अच्छी सी गाड़ी आ जाए, अच्छा घर आ जाए। ठीक है, तभी तो हम दुखी रहते हैं। ठीक, तो ये जो दीक्षा थी ये किसने दी थी? महावीर जी ने दी थी? नहीं। ऋषभदेव जी ने दी थी? नहीं। गौतम बुद्ध जी ने दी थी आपकी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने ये वाली शिक्षा दी थी। अब देखिए एनसीईआरटी के अंदर मैंने कहा ना, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग पढ़ोगे, ऐसे गौतम बुद्ध के बारे में भी आप लोग पढ़ोगे। जो जो पर्सनैलिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिर्फ वही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये नहीं दुनिया भर की कुछ भी उठा के पूछ लेगा। ठीक है, तो आंसर आपका थर्ड से हो जाएगा। बाकी गौतम बुद्ध के बारे में आपको पता भी होगा सब कुछ, कैसे इन्होंने अपना सब कुछ राजपाट छोड़कर और मतलब अपनी शिक्षा को कैसे ग्रहण किया, और बाकी नोट्स के अंदर आप लोग डिटेल में सब देख लेना। ठीक है, क्योंकि बड़ा डिटेल में चैप्टर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत की संसद में क्या शामिल है? यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बड़ा देखने को मिल जाता है। ये वाला क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन के माध्यम से जो चीज आपको बता रहा हूं। देखिए भारत की संसद तीन चीजों से मिलकर बनती है, हमारे जो देश की संसद होती है। पहला होता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा होता है आपका राज्यसभा, और तीसरा होता है आपका लोकसभा। इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बनती है? हमारे देश की संसद बनती है। और बेसिकली जो है यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ जाएगा, राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, या राष्ट्रपति किन किन को अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति कितने कार्यकाल के लिए चुना जाता है, या राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। तो ऐसे राष्ट्रपति आ गए। सेम उसी तरीके से लोकसभा, राज्यसभा से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इन तीनों टॉपिक को बड़ा डिटेल में कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है स्क्रीन पर, इसके ऊपर नजर डालते हैं। ठीक है, हाँ ये सब नोट्स के अंदर आपको दिया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन अपनी आवाज उठाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है? अब मान लीजिए किसी महिला पर अन्याय हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या किसी पर अत्याचार हो रहा है महिला के ऊपर, तो सबसे बढ़िया कारगर तरीका क्या होगा वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। महिलाओं खासतौर पर आप ध्यान से देखना, आप लोगों के लिए बात करी जा रही है। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका देखते हैं, आपका आंसर भी चेक करूंगा। फ्रीडम पहले ही दे दिया, फ्रीडम का है यहाँ पर। अच्छा पहले का आंसर दे रहे हो आप लोग उसका अधिकारों का। देखिए पहला आपका लॉ और गाइडलाइंस, बिल्कुल सही बात है, आपको कानून का पता होना चाहिए। ठीक है, और गाइडलाइंस पता होनी चाहिए कानून की। महिलाओं से संबंधित या डोमेस्टिक वायलेंस है या कैसा भी वायलेंस हो जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, बहुत सारी धाराएं दी हुई है, बहुत सारे अधिकार दिए हुए, तो आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और उसका नॉलेज का मिसयूज मत कर देना, उसका यूज करना। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है या आपके खिलाफ कुछ ऐसा होता है, तो सबसे बढ़िया तरीका आपका कानून और दिशा निर्देश आपको पता होने चाहिए। जानकारी और जागरूकता, जागरूकता से कुछ नहीं होगा, आप उसको जागरूक करोगे, वायलेंस करने वाले को, अत्याचार करने वाले को और ज्यादा अत्याचार करेगा, तो ये नहीं होने का। सार्वजनिक रैलियां करोगे और प्रदर्शन करोगे, क्या इससे फायदा होगा? रैली और प्रदर्शन करने से कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञापन दोगे और हिमायत करोगे, खूब विज्ञापन दे लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका है आपको कानून पता होनी चाहिए, दिशा निर्देश पता होनी चाहिए कि आपके क्या अधिकारों की बात कही गई है। ठीक है, तो आंसर इसमें आपका पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। आंसर भी आप लोगों ने ज्यादातर ने बिल्कुल सही दिया है। ठीक सर, क्या सिलेबस चेंज हुआ है सीटेट का? ये कहां से, मतलब इतनी बड़ी न्यूज कहां से आ गई? ठीक है, इतनी फर्जी न्यूज आप लोग कहां कहां से पढ़ते हो? सीटेट का सिलेबस चेंज हो गया। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इतनी ऑथेंटिक चीज आती है, उसको आप लोग देखते नहीं हो। पता नहीं इतनी फर्जी चीज आप लोगों के पास कहां से आती है। कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सेम वही सिलेबस है, सेम आपको यही चीज पढ़नी है। ठीक है, और आप लोग इन
जैसे फेक न्यूज आती है इनसे थोड़ा बहुत बचिए, जितना हो सके आपके लिए फायदा है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका कि क्लास में एक छात्र कहता है, क्या कहता है, खिलजी और तुगलक के समय में बंदागनों या जो सैन्य गुलाम होते हैं, सेना के गुलाम होते हैं, उनका बड़ा ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबारों में अच्छी पदवी प्राप्त थी। तो जो स्टेटमेंट है, यह जो कथन है, यह कथन बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है। अब बताओ किस तर्क का प्रयोग कर रहा है कि सैन्य जो गुलाम होते, सेना के गुलाम होते, उनकी बड़ी ऊंची पोस्ट थी, ठीक है, ऊंचा दर्जा उनको मिला जाता था। आगमनात्मक तर्क को, इंडक्टिव रीजनिंग को नहीं। इंडक्टिव रीजनिंग में पहले आपके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण के ऊपर उसको तर्क दिए नियम, उदाहरण के ऊपर उसको नियम दिए जाते हैं, नियम बनाया जाता है। ये आपका होने सरा निगमनात्मक तर्क ना में उल्टा हो जाता है, इसमें आपके पहले नियम के ऊपर तर्क दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर नियम से उदाहरण की ओर बताया जाता है। ये आपका होता है उदाहरण से नियम होता है आपका, ठीक है। तो ये तो आपको दोनों बच्चा कर नहीं रहा। कारण और प्रभाव तर्क दे रहा है कि ऐसा क्यों होता है, उनको इतना ऊंचा पद क्यों प्राप्त है सैन्य गुलामों को, और फिर उसका तर्क भी दे रहा है। तो आंसर आपका, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस बड़ा सदाबहार क्वेश्चन हो गया, पिछली बार ईवीएस में भी क्वेश्चन आया था और सोशल साइंस में भी आपको देखने को मिलता है। देखिए ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे मतलब पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन है ग्रीन हाउस जो गैस होती है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गर्मी यही पैदा कर रही है। बेसिकली कई गैसों का एक समूह होती है जो मिलाकर जो आपकी ग्रीन हाउस गैस बनती है। अब ये जो समूह रहती है, इनके अंदर कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस होती है, तो उसमें जो सबसे खतरनाक मानी गई है वो मानी गई है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मानी गई है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस मानी गई है। वरना तो उसके अलावा आपकी मीथेन भी होती है, वाटर वेपर भी होता है यानी जिसको जलवाष्प कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। ये वाली गैस किसके अंदर पाई जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो AC होते हैं, ठीक है, फ्रीज होते हैं, उनके अंदर पाई जाती है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको 25 क्वेश्चन कराए, इसी तरीके से 25-25 क्वेश्चन का सेट आपको कराऊंगा और आपके एग्जाम तक आपके काफी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आज आपकी ये क्लास जो है खत्म हो गई सोशल साइंस की। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्त यारों के पास शेयर कर देना, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन हो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछिए और उसके बाद मैं फिर आपका आंसर दूंगा। हाँ साइंस की भी जल्दी लूंगा, साइंस की 2-3 दिन में मैं क्लास ले लूंगा, तो बेफिक्र रहिए, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आप पूछिए और कल मिलता हूं 8 बजे। और कल 8 बजे 8 बजे शायद कल मेरा कुछ काम हो सकता है, कल 50-50 है। मैं टेलीग्राम पर अपने डाल दूंगा, सचिन एकेडमी पर मैं डाल देता हूँ कि आज क्लास मेरी आज है, तो कल 8 बजे मैं डाल दूंगा, ठीक है। आपके एग्जाम तक क्लास चलेगी, तो बेफिक्र रहना आप लोग। और पूछे क्या क्वेश्चन आप लोगों का। सर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, टारगेट 120 प्लस। हर्ष चौबे, यार कमाल कर रहे हो, मतलब नोट्स पढ़ने के बाद और क्लास करने के बाद भी अगर आप 120 का टारगेट ले रहे हो, तो इसका मतलब भाई मेरे नोट्स के अंदर या क्लास के अंदर ही कमी है। टारगेट जो आपको इस बार लेना है 140 प्लस का लेना है। 140 प्लस का टारगेट लोगे, 120 अपने आप आ जाएंगे। मेरे कितने स्टूडेंट हैं जिनको मैंने जानता हूं, ठीक है, उनकी मार्कशीट भी शेयर करी हुई है, कुछ के इंटरव्यू भी लिए हुए, जिन्होंने 130 प्लस नंबर लेकर आए, 137 तक नंबर लेकर आए हैं। अभी 1-2 इंटरव्यू और डाल दूंगा, ठीक है, अभी 1-2 बच्चों के इंटरव्यू और डाल दूंगा जो 130 प्लस लेकर आए। तो मेरे बेटे आप 120 पर टिके हुए हो, तो हर्ष भाई आप थोड़ा सा मतलब और बढ़ो आगे, ठीक है, 120 से 140 तक जाओ। जब दूसरे बच्चे ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हो, ठीक। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका। जी सर मेरा तो पूरे में 6 सही हुए, मेरा क्या होगा, आपका कुछ नहीं होगा, भला ही होगा आपका। ऐसे तो मैंने आपका 3 दिन पहले आपका नोट्स लिया है, क्या इसके अलावा भी मुझे 6 to 8 के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। नहीं नहीं, फिर नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 6 to 8 की एनसीईआरटी आपको नोट्स के अंदर दी हुई है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको नोट्स के अंदर दिए हुए। ये 2 ही चीज आपको अपने एग्जाम के लिए करनी है, बाकी मैं तो आप लोगों के साथ हुई। और क्वेश्चन पूछे क्या क्वेश्चन आपका। और टेंशन फ्री रहिए, सोशल साइंस को जितना हो सके अपना स्ट्रॉन्ग करिए। सबसे जो आपका डिफिकल्ट पार्ट पूछा जाता है सोशल साइंस का पूछा जाता है, और यही पता करती है कि पेपर आपका अच्छा जाएगा बेकार जाएगा। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना आप लोग, पेपर सेकंड वाले, ठीक है। सीटेट का कितना % मार्क मेरिट में जुड़ेगा, किस मेरिट में जोड़ रहे हो आप लोग, अभी तक तो जुड़ता भी नहीं है किसी भी मेरिट में, आप लोग किस में जोड़ रहे हो। और क्वेश्चन पूछिए। संस्कृत का भी कराऊंगा, डोंट वरी, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज अभी कि संस्कृत ले, इंग्लिश ले या कुछ और ले, तो उसकी भी कराऊंगा, ठीक है। और पूछिए।
सर नोट्स दोनों लेवल का और मॉक टेस्ट लेने के बाद मॉक टेस्ट एक दिन में ही लिमिटेड है क्या, और रोज अलग अलग मॉक टेस्ट लगाना सकते हैं? कितने भी लगाओ यार, अगर आपने दोनों पेपर के साथ साथ मॉक टेस्ट वाला भी ऑप्शन है जो नोट्स के अंदर है, तो देखो मैं दिखा देता हूँ एक सेकंड। ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। ये मैंने खोल ली अपनी वेबसाइट और सचिन एकेडमी, और वेबसाइट खोलने के बाद ये आप लोग आ गए कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप लोग इसकी बात कर रहे हो ना, इसमें तो आपके पेपर 1 भी है पेपर 2 भी है, दोनों ही है। लेकिन इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिले हुए हैं जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं। तो इसमें आप लोग एक नहीं कितने भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके अलावा एक चीज और, अभी इनके अंदर और भी मॉक टेस्ट डाले जाएंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे ने इनको ले लिया साथ में, तो उसको दोबारा पेमेंट करनी जरूरत नहीं है कि उनसे कोई दोबारा पेमेंट ली जाएगी, कुछ नहीं करना। जितने भी मॉक टेस्ट इसमें डलते जाएंगे, इनको अपडेट करते जाएंगे, ये सभी आपको फ्री मिलते जाएंगे जिन भी बच्चों ने ले रखा है, ठीक है। तो ऐसा काम मैं कभी नहीं करता कि बार बार ये काम किया जाए, तो ये सब आपको इसमें मिल जाएंगे। और पूछिए। आपकी क्लास बहुत अच्छी है, समझ में आता है। कंटेंट क्लास भी होगी आपकी, ठीक है। रजी आलम का ने कहा सर मेरा 140 प्लस टारगेट है, बहुत अच्छा, ये आपने बहुत बढ़िया दिखाया, इस बार इतना लेकर चलो आप लोग। चलिए अब मैं क्वेश्चन को यही फिनिश करता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, और कल मिलता हूँ आप लोगों से 8 बजे, ठीक। कल मिलता हूँ आपसे 8 बजे, या तो किसी टॉपिक के साथ आऊंगा या फिर क्लास के साथ आऊंगा, तो ठीक अपने यूट्यूब चैनल पर आऊंगा। तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स 8 बजे, तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना। गुड नाइट, टेक केयर।